नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित आनंद। स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे और 10 मार्च को होने वाले मैथमेटिक्स के सीबीएसई बोर्ड के फाइनल एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। आज का ये सेशन 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन लेटेस्ट सीबीएसई सैंपल पेपर के डिस्कशन पर है। जो भी लोग चैनल पर नए हैं जल्दी से चैनल से जुड़िए। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता, मजा आएगा पढ़ के, जुड़ के देखिए। और आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि है academy_maths_science। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पिछली जितनी भी वीडियो इस सीरीज से जो रिलेटेड है सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन को देखना ना। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि ट्राइंगल ए बी सी में डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ बी सी सी ए एंड ए बी रेस्पेक्टिवली। प्रूव दैट ट्राइंगल एफ बी डी सिमिलर डी ई एफ के, और हमें प्रूव दैट करना है डी ई एफ सिमिलर टू ए बी सी के। अब आप एक बात बताओ, अगर आप ध्यान से देखो तो एक थ्योरम पढ़ाई गई थी 9th क्लास में, डेट वाज मिड पॉइंट थ्योरम। और अगर आप मिड पॉइंट थ्योरम को याद करो तो मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है कि किसी भी ट्राइंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन तीसरी साइड के पैरेलल होती है और उसके हाफ होती है। तो चूंकि डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स, आर द मिड पॉइंट्स, मैं कह सकता हूं डी ई पैरेलल होगी ए बी के मिड पॉइंट थ्योरम से, डी एफ पैरेलल होगा ए सी के, एंड ई एफ पैरेलल होगा बी सी के। अब चूंकि तीन साइड एक दूसरे से देखा जाए तो पैरेलल हो चुके हैं, सो बी डी ई एफ इज ए पैरेललोग्राम। क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम। समझिएगा बात। अब बी डी ई एफ अगर पैरेललोग्राम है तो एंगल बी डी एफ बराबर एंगल डी एफ ई। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जिन लोगों को समझ में आ गया हो, यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। उसी तरीके से एंगल बी बराबर हो गया एंगल डी ई एफ के। क्यों भाई? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। समझना बात। अब अगर आप इन दोनों को देखो तो हम ये भी कह सकते हैं कि ट्राइंगल एफ बी डी सिमिलर हो गया ट्राइंगल किसके? डी ई एफ के। मेरे भाई हाँ बोलना पड़ेगा, एंगल एंगल सिमिलैरिटी। मुझे एक बात बताओ, एफ बी डी में एंगल ये वाला और डी ई एफ में एंगल ये वाला। सिमिलरली ये वाला एंगल डी ई एफ का एफ बी डी के एंगल इसके बराबर है। तो जब दो एंगल आपस में इक्वल हो जाएं तो ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो जाते हैं, एंगल एंगल सिमिलरिटी बोलते हैं। अच्छा, बी डी ई एफ पैरेललोग्राम है, मैं ये भी तो कह सकता हूं कि डी सी ई एफ भी एक पैरेललोग्राम है। आप कहोगे क्यों है? भाई एक बात बताओ, बी सी पैरेलल है एफ ई के तो डी सी भी पैरेलल होगा। सिमिलरली ए सी पैरेलल है डी एफ के तो ई सी भी होगा, तो पैरेललोग्राम हो गया। अब अगर ये पैरेललोग्राम है तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि एंगल सी डी ई बराबर हो जाएंगे एंगल किसके? डी ई एफ के, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझते जाना आप। लेकिन वहीं पर अगर आप दूसरा एंगल देखो तो एंगल सी किसके बराबर हो जाएगा? एंगल डी एफ ई के। क्यों? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो अगर आप इस एंगल को कंसीडर करें और एंगल बी वाले को कंसीडर करें तो ध्यान देना, मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है ना? ये वाला एंगल किसके बराबर है? ई के बराबर है। आप देख रहे हो कि जो दो मैंने पेयर ऑफ एंगल्स इक्वल करे हैं, एक्चुअल में जिन ट्राइंगल को सपोर्ट कर रहे हैं वो ट्राइंगल है एक तो डी ई एफ, वो सिमिलर हो गया किसके? ट्राइंगल ए बी सी के। कौन सी सिमिलैरिटी? एंगल एंगल सिमिलैरिटी। कईयों को नहीं समझ में आया, एक बार फिर से बताता हूं। देखो, एंगल सी किसके बराबर है? एंगल डी एफ ई के। यहां लिख देता हूं, अभी मैंने प्रूफ डब किया है, हाँ बोलना पड़ेगा, उस पर मैंने राइट भी मारा हुआ है। और एंगल बी बराबर है एंगल डी ई एफ के। सिमिलरली ये भी प्रूफ डब किया है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंसीडर करूं तो क्या मैं यहां जो नीचे मैंने लिखा है तो मैं बोल सकता हूं कि दो एंगल अगर इक्वल है
तो ट्रायंगल इक्विएंगुलर होगा तो वो सिमिलर भी होगा, हाँ तो बोलना पड़ेगा, जवाब नहीं आया। और यही दोनों चीज तो हमें इसमें प्रूफ करनी थी। तो ये 3 नंबर का एक अच्छा सा क्वेश्चन मिड पॉइंट थ्योरम पर बेस्ड ट्रायंगल का आपसे पूछा गया था। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बी कहता है इन ट्रायंगल एबीसी पी एंड क्यू आर पॉइंट ऑन ए बी एंड ए सी सच डेट पी क्यू पैरेलल है बीसी के। मतलब मैं यहां पर लिख लेता हूं कि गिवन क्या दे रखा है। गिवन दे रखा है पी क्यू पैरेलल बीसी। कोई भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन आए सबसे पहले फिगर, फिर लिखो गिवन, फिर देखो क्या प्रूव करना है या फाइंड करना है। टू प्रूव ये कह रहा है कि प्रूव डेट मीडियन एडी जो ए से ड्रॉन किया गया वो बीसी पर ड्रॉन किया गया, सॉरी, वो बाइसेक्ट कर रहा है पीक्यू को। यानी मुझे पीक्यू के टुकड़े बराबर करने हैं, पी आर बराबर करना है आर क्यू। अगर मैंने ये बराबर कर दिया तो मैं कह सकता हूं कि मीडियन ने बाइसेक्ट किया। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो बराबर भाग में बांटा। अब मैं इस क्वेश्चन को प्रूव करता हूं। मुझे एक बात बताओ, इन ट्रायंगल, ध्यान देना, ए बी पी आर, सॉरी, एंड ट्रायंगल ए बी डी, ध्यान से देखो, चूंकि पी आर पैरेलल है बी डी के। अब कईयों की भैंस पानी में चली। अरे मेरे भाई, जब पी क्यू पैरेलल है बीसी के तो पी क्यू का टुकड़ा ही तो पी आर है, क्या ये भी पैरेलल होगा बी डी के? बोलो। तो एंगल ए पी आर बराबर एंगल ए बी डी। आल्सो एंगल ए आर पी बराबर एंगल ए डी बी। दोनों के लिए एक ही रीजन, कौन सा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। समझना बात को, दोनों के लिए एक ही रीजन, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और जैसे ही दो एंगल किसी दो ट्रायंगल के इक्वल हो जाएं, वो दोनों ट्रायंगल इक्वी एंगुलर कहलाते हैं और हो जाते हैं सिमिलर। यानी ए पी आर ए बी डी आपस में सिमिलर हो गया एंगल एंगल सिमिलरिटी से। और हम जानते हैं कि इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी, हाँ बोल दो, बराबर होगा। जवाब नहीं आया। पी आर बटे में बी डी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली, अब देखो, जब मैं सिमिलरली लिख दूंगा ना तो मैं सारी चीजों को रिपीट नहीं करूंगा। सिमिलरली मैं कह सकता हूं कि ट्रायंगल ए आर क्यू सिमिलर हो गया ट्रायंगल ए डी सी के, और ये हो गया तो ए आर अपॉन में ए डी बराबर ए क्यू अपॉन में ए सी बराबर क्यू आर अपॉन में डी सी होगा, इक्वेशन नंबर सेकंड। हाँ बोलना पड़ेगा। मुझे एक बात बताओ, अगर आप इन दोनों में ध्यान से देखो तो कॉमन चीजें क्या है? एक तो कॉमन है ए आर अपॉन में ए डी। यहां पर क्या कॉमन है? ए आर अपॉन में ए डी। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या मैं कह सकता हूं पी आर अपॉन में बी डी बराबर भी क्यू आर अपॉन में डीसी होगा। शिफ्ट कर लो, डीसी अपॉन बी डी बराबर क्यू आर अपॉन पी आर। अब एक बात बताओ, मीडियन क्या करता है? साइड को बाइसेक्ट करता है। किस पे खींचा गया? बीसी पे। तो क्या बीसी के टुकड़े बराबर होंगे? तो क्या ये 1 आएगा? और अगर ये 1 है तो यहां से जब मैं शिफ्ट करूंगा तो पी आर बराबर किसके आ गया? क्यू आर के। क्या प्रूव हो गया ये बात? हैंस प्रूव्ड। क्या प्रूव्ड हो गया? कि ए से, ए पॉइंट से खींचा गया मीडियन किस पर? बीसी पर। पी क्यू को भी बाइसेक्ट कर रहा है आर पे, इसलिए पी आर बराबर किसके हो गया? क्यू आर के। उम्मीद है आपको ये 3 नंबर का एक बेहतरीन सा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आया। अगर किसी को इसके किसी भी पॉइंट में डाउट है तो वो मेरे को बेहिचक कमेंट करके बता सकता है कि सर मेरे को यहाँ पे डाउट हो रहा है। भाई ये चीज ध्यान रखना कि जैसे ही मैंने दोनों ट्रायंगल को सिमिलर किया है, तो दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करते ही मैंने कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो बराबर कर दी, और दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो में मुझे एक सिमिलर चीज मिली, ए आर अपॉन एडी बराबर ए आर अपॉन एडी। बात को समझा करो। तो जब दोनों के कॉमन है और वो रेशियो दूसरे के बराबर है तो पी आर अपॉन बी डी भी क्यू आर अपॉन डीसी के बराबर होगा। अब जो मुझे चाहिए मैं उनको लूंगा ना। अब मैं यहाँ एपी अपॉन एबी और ए क्यू अपॉन एसी लेके मैं अपनी सिरदर्दी क्यों बढ़ाऊं? आइए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 जो है एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कहता है सम ऑफ टू नंबर इज 18 एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 9/40, फाइंड द नंबर। कई बच्चे इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लेके चलेंगे। देखो मैं आपको बताता हूं, मान लो एक नंबर x दूसरा y, तो x प्लस वाई बराबर कितना? 18। देखो दो नंबर लेके चलने में, अलग अलग वेरिएबल लेके चलने में दिक्कत नहीं है, पर एक वेरिएबल लेके चलोगे तो ज्यादा बढ़िया, क्योंकि मुझे देखते ही पता लग गया है क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है।
तो मैं अपनी सरदर्दी बढ़ाना बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा। तो अगर मैं कह रहा हूं कि लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, तो आपको यह मानना पड़ेगा कि जो दूसरा नंबर है, सेकंड नंबर, वो हो जाएगा 18 माइनस एक्स। कई बच्चे यहां पर गलती ये करते हैं, वो x माइनस 18 मान लेते हैं, जिसकी वजह से उनका क्वेश्चन गलत होता है। नहीं, आप खुद सोचो कि अगर आपका दूसरा नंबर y और आपको y को x के टर्म्स में सब्सटीट्यूट करना है, तो क्या आप उसे 18 माइनस एक्स मानोगे ताकि पूरे क्वेश्चन में एक ही वेरिएबल रहे? यहां से भी समझ सकते हो आप। अब उसने कहा इनके रेसिप्रोकल का सम यानी 1/x प्लस 1/18 माइनस एक्स का सम 9/40 है। भाई एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा? 18x माइनस एक्स स्क्वायर। एक स्टेप फास्ट चल रहा हूं, ध्यान रखना। उम्मीद कर रहा हूं कि इतना आपको समझ में आ रहा होगा, बोर्ड के पेपर देने जा रहे हो, इतनी बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए। मैंने एलसीएम ले लिया डायरेक्ट, x से x गया, ऊपर क्या बचा? 18/18x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 9/40। अब ध्यान देना, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये हो जाएगा 40 दूनी 80 बराबर 18x माइनस एक्स स्क्वायर। सबको लेफ्ट हैंड साइड ले आऊंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 80 बराबर 0। अब बताओ कैसे सॉल्व करें? तो सॉल्व करने का तरीका आपको समझ में आ रहा है। माइनस का 10x माइनस 8x प्लस 40 सॉरी प्लस 80 बराबर 0। मिडिल टर्म स्प्लिट, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा, पॉलिनोमियल की वीडियो जाके देख लो। x कॉमन ले लिया तो x माइनस 10, माइनस 8 कॉमन ले लिया तो x माइनस 10 यहां से निकल के आ गया। एक बना x माइनस 8 फैक्टर और एक बना x माइनस 10। तो यहां से x की जो पॉसिबल वैल्यू आई है वो आई है 8 और वो आई है 10। ठीक है, तो एक नंबर 8 है तो दूसरा नंबर क्या है? 10। और अगर एक नंबर 10 है तो दूसरा नंबर क्या है? 8। तो पॉसिबल नंबर कैन बी दिस। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आएगा। भाई पहला नंबर, अगर आप मान लो फर्स्ट नंबर आपने लिया 8, तो सेकंड नंबर जो होगा वो होगा 10। और अगर आप फर्स्ट नंबर लेते हो कितना? 10, तो सेकंड नंबर कितना होगा? 8। मैं वही कह रहा हूं आपको। उम्मीद करता हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 नंबर का एक क्वेश्चन आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। प्रॉपर तरीके से समझो कि दो वेरिएबल लेके भी आप चल सकते हो, पर मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आपके दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि वो दो वेरिएबल लास्ट में जाके सब्सटीट्यूट ही होगा। क्वेश्चन नंबर 28, अगेन एक बढ़िया क्वेश्चन, पर ये पॉलिनोमियल का है। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करो जिसके स्क्वायर है अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। दिक्कत कुछ नहीं। सबसे पहले मैंने पॉलिनोमियल ले लिया 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। ये ले लिया मैंने अपना पॉलिनोमियल, और मैं इस पॉलिनोमियल के जीरो निकालना चाहता हूं। तो अगर मैं इस पॉलिनोमियल के जीरो निकालना चाहता हूं तो मैं px को किसके बराबर रखूंगा? 0 के। तो 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0 आ गया। अब इसको मेरे को क्या करना है? मिडिल टर्म स्प्लिट। तो माइनस 3x माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। कॉमन क्या आ गया? 3x, तो बचा 2x माइनस 1। माइनस 1 कॉमन ले लिया, जब कुछ कॉमन ना हो तो 2x माइनस 1 बराबर 0। दो फैक्टर बने, एक बना 3x माइनस 1 मेरे बच्चों, और दूसरा क्या बना? 2x माइनस 1। तो मेरे को एक बात बताओ, x की वैल्यू 1/3 और दूसरा 1/2 होगा या नहीं होगा? बोलो, क्या यही इसी में एक को अल्फा और इसी में एक को बीटा मानना है? अब मुझे एक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है जिसका अल्फा स्क्वायर एक 0 है। अगर अल्फा स्क्वायर एक 0 है तो 0 1/9 है, और अगर बीटा स्क्वायर एक 0 है तो 0 1/4 है। हाँ बोलना पड़ेगा। अब 0 बनती कैसे है आप ही बताओ, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं इन चीज को, कि भाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर माइनस बी अपॉन ए। तो 1/9 प्लस 1/4 बराबर क्या होगा? माइनस बी अपॉन ए। 9 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 36। तो 4 प्लस 9 बराबर माइनस बी अपॉन ए। तो यहां से हो गया 13/36 माइनस बी अपॉन ए। सिमिलरली जब मैं अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर बराबर करूंगा सी अपॉन ए, तो हो जाएगा 1/9 गुने 1/4 बराबर सी अपॉन ए। तो 1/36 बराबर सी अपॉन ए। जब इसको और इसको कंपेयर करूंगा तो ए की वैल्यू कितनी? 36, बी की वैल्यू कितनी? -13, और सी की वैल्यू कितनी? 1 आ गई। यानी इक्वेशन बना 36x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 1। ये वो पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस है अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। पहले जो पॉलिनोमियल गिवन था, टी के जीरोस का स्क्वायर किया और उससे फिर दूसरा पॉलिनोमियल बनाया।
एंड दैट पॉलिनोमियल इज 36x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 1। भाई क्वेश्चन नंबर 29 ट्रिग्नोमेट्री का एक अच्छा सा क्वेश्चन है। कहता है cos थीटा प्लस sin थीटा बराबर 1 है, प्रूव दैट cos थीटा माइनस sin थीटा बराबर 1। मुझे एक बात बताओ, अगर cos थीटा प्लस sin थीटा बराबर 1 है और अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। अब ध्यान से समझना, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा sin थीटा बराबर 1 होगा, हाँ या ना? होगा। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 होगा। तो 2 कॉस थीटा साइन थीटा बराबर 0 हो जाएगा। तो यहां से कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यू क्या 0 ही आएगी? हाँ बोलना पड़ेगा, उपाय नहीं है कोई। अब ऐसा मैंने क्यों किया उस बात को समझते हैं। अगर मैं ले लूं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्या होगा? तो आप कहेंगे सर ये होगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा साइन थीटा। ठीक है जी, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 इंटू cos थीटा साइन थीटा 0, अभी प्रूफ किया है। तो ये हो गया 1, किसकी वैल्यू? cos थीटा माइनस साइन थीटा के होल स्क्वायर की वैल्यू। और जैसे ही मैं इसके ऊपर से स्क्वायर हटाऊंगा, cos थीटा माइनस साइन थीटा पे से स्क्वायर हटाऊंगा, तो ये वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1, और यही तो मेरा आंसर है, मुझे प्लस 1 चाहिए, तो मतलब वो वैल्यू माइनस 1 भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 30 का फर्स्ट पार्ट कहता है मिनट हैंड ऑफ ए वॉल क्लॉक इज 18 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक, जो डिस्क्राइब किया जाएगा मिनट हैंड के द्वारा 35 मिनट के अंदर में। ध्यान रखना, जो मिनट हैंड होती है, मिनट हैंड समझना मेरे भाई, वो 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल कवर करती है, क्योंकि 60 मिनट में उसे 360 डिग्री एंगल कवर करना होता है। यहाँ कितने मिनट की बात की गई है? यहाँ बात की गई है 35 मिनट्स की। तो ये हो जाएगा 6 डिग्री इंटू 35, तो ये हो जाएगा 210 डिग्री। थीटा की वैल्यू आ गई। अब क्योंकि मुझे एरिया निकालना है, तो एक तरीके का सेक्टर बन रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो ये हो गया थीटा बटे 360 पाई। अब पाई नहीं पता, समझो बात को, पाई आर स्क्वायर, और आर कितना? 18 का स्क्वायर। तो पहले मैं कट कर लेता हूं 30 से, 30 से काटूंगा तो 7 बार में जाएगा, 30 से काटूंगा तो 12 बार में जाएगा। तो ये हो गया 7 बटे 12 गुने, अब पाई की वैल्यू रख लेता हूं 22 बटे 7 गुने 18 गुने 18, 7 से 7 गया, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2 से काटूंगा तो 9। तो ये हो गया 22 गुने 3 गुने 9, 22 तिया 66 नहीं में, 9 छिक 54, 54 और 5 59, 594 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया डिस्क्राइब्ड बाय मिनट हैंड ऑफ ए वॉल क्लॉक इन 35 मिनट्स। ये ध्यान रखना, मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री। और मेरे बच्चों अगर यही आ जाए आवर हैंड, मतलब घंटे की सुई, तो घंटे की सुई 1 घंटे में कितना? 30 डिग्री। तभी तो 12 घंटे में पूरा एक बार घूमेगी, तो 360 डिग्री। ये बात आप ध्यान रखना, आर हैंड और मिनट हैंड। इसी का बी पार्ट, ए बी इज ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल सेंटर एट ओ सच डेट एंगल ए ओ बी 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। अगर ओ ए 14 सेंटीमीटर है तो फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ओ ए बराबर होगा किसके? ए बी के। बोलो हाँ, ठीक है। तो अगर मुझे निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो ये होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, जो कि है एरिया ऑफ सेक्टर, माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, क्योंकि भाई माइनर सेगमेंट ये है ये, और सेक्टर में से जब तक मैं ट्राइंगल ओ ए बी नहीं घटाऊंगा तब तक नहीं आएगा। तो बताओ 60 बटे 360, पाई कितना? 22 बटे 7 गुने 14 का स्क्वायर। अब देखना मैं यहाँ पे कैलकुलेशन को किस तरीके से टैकल करता हूँ।
साइन 60/2, साइन 30 1/2, कॉस 30 √3/2। कईयों की भैंस पानी में चली गई, जाने दो। 14 के स्क्वायर को मैंने बाहर ले लिया कॉमन, अंदर क्या बचा 1/6 गुने 22/7, हाँ बोलना पड़ेगा, माइनस √3/4। बोलो भाई, जब मैं इसको करूंगा 2 तिया 6, 2 से काटूंगा 11, तो ये हो गया 196 बाहर, 11/21 माइनस √3/4। 21 और 4 का एलसीएम कितना होगा मेरे बच्चों? 84 होगा। कितना होगा? 84। तो ये हो गया 44 माइनस 21 √3। अब आप या तो इसको यहीं छोड़ दो, या तो आप इसको यहीं छोड़ दो, नहीं तो देख लो सेटलमेंट क्या हो सकता है इसका। सेटलमेंट तो यही हो सकता है, 4 चौक 16 और 4 नीम 36 और 4 दूनी 8, 4 एकम 4, फिर 7 तिया 21 और 7 7 49, 7 7 49। तो अगर कायदे से देखा जाए तो 7 की गुणा अगर मैं अंदर करूं तो 7 चौक 28, 28 और 2 30, माइनस 21 7 147 √3/3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। कैलकुलेटिव होते हैं ऐसे क्वेश्चंस, आपको बड़े ध्यान में रखने पड़ेंगे। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि लास्ट में आके जब आप इस वाली वैल्यू पर पहुंचोगे तो आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि √3 की जगह 1.73 पुट करना है। मुझे आप कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर डेसिमल में कितना होगा जब आप √3 को 1.73 पुट करेंगे। धरती मां की कसम है, अगर कमेंट नहीं किया तो देख लेना, कमेंट करना पड़ेगा, उपाय नहीं है कोई। क्वेश्चन नंबर 31 बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है सीबीएसई वालों का भाई, बहुत ही पसंद है इन्हें। अब कितना पसंद है? √3 को इरेशनल प्रूफ करना। √3 को इरेशनल प्रूफ करने के लिए आपको पता है कि लेट कर लो √3 को कि वो एक रैशनल है, हमें प्रूफ करना है इरेशनल, ध्यान रखना। तो लेट √3 बी ए रैशनल नंबर। ऐसे ही आप √3 को रैशनल नंबर मानते हो तो √3 इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी, जहां पर बी जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। और मान लो कि ए एंड बी आर को प्राइम, आप बात को समझना। जनरली अगर वो रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। अब मान लो कि अगर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में सब्सटीट्यूट कर सकते हैं और पी और क्यू का एक के अलावा कोई और फैक्टर नहीं है, तभी तो वो को प्राइम है। अच्छा, जब नहीं है तो भैया बी √3 बराबर ए हो गया, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स 3b² बराबर ए स्क्वायर हो गया। बोलो हाँ या ना? अगर ए स्क्वायर डिविजिबल बाय है किसके? 3 के, तो ए भी डिविजिबल बाय होगा 3 के। इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी एक संख्या से डिविजिबल है तो वो नंबर अकेला भी उस संख्या से डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब ये कि मैं ए को 3c पुट कर सकता हूं। अब आप बच्चे यही दिक्कत कर जाते हैं, बच्चे कहते हैं सर ए को 3c क्यों पुट कर दिया? अरे मेरे भाई, जब ए को मैं 3 से डिवाइड करूंगा और ए डिविजिबल है 3 से, तो कुछ ना कुछ तो क्वोशंट आएगा ना। जैसे कहने का मतलब है कि मान लो दो डिवाइड कर रहा है 4 को, तो कितनी बार में डिवाइड कर रहा है? 2 बार में, तो 2 गुने 2 ही तो 4 लिखूंगा। तो इसी तरीके से ए को कौन डिवाइड कर रहा है? ए डिविजिबल बाय किसके? 3 के, तो 3 में सी की गुणा कर दी तो ए आ जाएगा। अगर आपने इक्विलेट डिवीजन लेमा पढ़ा हो, रिमाइंडर 0 है इसलिए वो दिख नहीं रहा है यहां पे। बोलो, अब यहां अगेन स्क्वायर कर दो, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, समझते जाना क्या हो रहा है यहां पे। ए स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा? 9c² के। बोलो, अब ए स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं? 3b², यहां से ये देखो ये रहा, तो 3b² किसके? 9c² के। तो मैं कह सकता हूं कि b² बराबर 3c²। तो फिर तो यहां भी यही बात आ गई ना कि अगर b² डिविजिबल है किससे? 3 से, तो b भी डिविजिबल होगा किससे? 3 से। तो इसका मतलब a एंड b आर 3 एज ए कॉमन फैक्टर। बोलो हाँ या ना? और अगर a और b का 3 एक कॉमन फैक्टर है तो a और b को प्राइम होंगे क्या? नहीं होंगे ना। और ये कॉन्ट्राडिक्शन कहां से आया? ये कॉन्ट्राडिक्शन आया कि हमने ये √3 को क्या माना था? रैशनल। इसीलिए √3
क्या हो गया? इर्रेशनल, हेंस प्रूव्ड। ये एक फेवरेट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बिल्कुल 100% है कि इसमें से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए कि जब आपने यहां पर पहली बार स्क्वायर किया था तो ए का एक कॉमन फैक्टर आया, अब उस कॉमन फैक्टर में किसी चीज की गुणा करूंगा तभी तो वो नंबर आएगा जिस नंबर को उसने डिवाइड किया। आगे जाके पता चला कि बी का भी वही कॉमन फैक्टर है 3, तो ए और बी का एक कॉमन फैक्टर आ गया 3, जबकि हमने माना ए और बी को क्या, को प्राइम। को प्राइम है तो एक के अलावा कोई फैक्टर आना नहीं चाहिए, यहाँ 3 एक और फैक्टर आ गया, इसका मतलब ए बी को प्राइम है नहीं। और ए बी को प्राइम है, कहां से आया कॉन्ट्राडिक्शन आया कि आपने √3 को क्या माना था, रैशनल, इसका मतलब √3 क्या है, इर्रेशनल। लाइक ठोक दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और कोई क्वेरी है तो कमेंट कर दो, शेयर कर दो, धरती मां की कसम है तुम्हें। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत ही बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आज की ये सेशन आपको पसंद आए होंगे। जितने भी वीडियोस हैं उन सभी का लिंक मैंने आपको पहले ही बताया है कि डिस्क्रिप्शन में है, आप जरूर जाके देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपके सामने सेक्शन डी 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा इसी सीबीएसई के सैंपल पेपर के लिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम, हर हर महादेव।